हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं उन सभी के पास एक सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। तो मैं आप लोगों के साथ लेकर आने वाला हूँ इस कंप्लीट सब्जेक्ट की वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको इस कंप्लीट सब्जेक्ट को कवर करवाने वाला हूँ। वीडियोस के काफी सारे पार्ट्स आएंगे, सारी यूनिट पांचों की पांचों यूनिट आपको चैनल के ऊपर कवर करवाई जाएंगी। जिन नोट्स में से मैं आपको ये सारी चीजें कवर करवाने वाला हूँ वो पेड नोट्स हैं। अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। 159 रुपीज में आपको पांचों यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपके आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें कवर करी गई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए गए हैं, आपके प्रीवियस ईयर हैं, सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो रखी हैं। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन सारी चीजों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है। तो रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इन अवर लाइफ, नेचर एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज, ओनरशिप फॉर्म्स, बिजनेस फॉर्मेट, ब्रिक्स एंड मोर्टर, क्लिक, ब्रिक्स एंड क्लिक, ई कॉमर्स, फ्रेंचाइजिंग, आउटसोर्सिंग, ये सारी चीजें हमें कवर करनी है इस यूनिट के अंदर। सबसे पहले रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इन अवर लाइफ। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट प्ले अ पिवोटल रोल इन शेपिंग अवर लाइव्स, इन्फ्लुएंसिंग एवरीथिंग फ्रॉम अवर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस टू अवर पर्सनल वेलबींग। जो ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट होता है वो हमारी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से लेकर पर्सनल वेलबींग तक ये हमें इन्फ्लुएंस करता है। इसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ पर? सबसे पहले इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विच इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती हैं, जो कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दे ऑफर डाइवर्स अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूटिंग टू लिवलीहुड फॉर ऑफ मिलियन। ये काफी तरीके के अलग अलग रोल प्रोवाइड करवाती हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में, जो कि एक इंडिविजुअल की लिवलीहुड को स्पेंड करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। कंपनीज ड्राइव इनोवेशन बाय डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो कंपनीज है वो नई नई इनोवेशन लेकर आती है, नए प्रोडक्ट लाती हैं, सर्विसेज लाती हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस इंश्योर दीज इनोवेशन आर ब्रॉट टू मार्केट इफेक्टिवली, इंप्रूविंग ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अच्छा जो मैनेजमेंट होता है वो क्या इंश्योर करता है कि जो इनोवेशंस हैं ये मार्केट में इफेक्टिवली तरीके से आए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर दें। नेक्स्ट है पर्सनल डेवलपमेंट एंड कैरियर ग्रोथ। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफन ऑफर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम हेल्पिंग एम्प्लॉय एक्वायर न्यू स्किल एंड एडवांस देयर कैरियर। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करवाती हैं, जिससे क्या हो सके, एम्प्लॉय को नई स्किल्स एक्वायर हो सके और वो अपने कैरियर को एडवांस कर सके। दे प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर फॉर कैरियर प्रोग्रेस, ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। ये क्या करती हैं? स्ट्रक्चर करियर प्रोग्रेशन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाती हैं, जिससे क्या हो सके, एक इंडिविजुअल का एडवांसमेंट हो सके, उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट आता है सोशल स्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी इम्पैक्ट। तो वर्क प्लेस आर सिग्निफिकेंट सोशल एनवायरनमेंट वेयर पीपल फ्रॉम फॉर्म फ्रेंडशिप, नेटवर्क एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप। वर्क प्लेस क्या है? एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोग फ्रेंडशिप बनाते हैं, नेटवर्क क्रिएट करते हैं और प्रोफेशनल रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। मैनी ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन कम्युनिटी सर्विसेज एंड फिलेंथ्रोपी, सपोर्टिंग सोशल कॉज एंड कंट्रीब्यूटिंग टू सोशल वेलबींग। काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिटी सर्विस में एंगेज होना पड़ता है, जिससे क्या होता है, सोशल कॉज को सपोर्ट मिलता है और सोशल वेलबींग में भी कंट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड वर्क एनवायरनमेंट। तो द कल्चर एंड मैनेजमेंट स्टाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट एम्प्लॉइज जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मेंटल हेल्थ। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का क्या कल्चर है, मैनेजमेंट स्टाइल कैसा है, उसकी वजह से क्या होता है, एक एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है और उसकी मेंटल हेल्थ में भी अफेक्ट होती है। अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैन एनहांस मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। अगर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा तो उससे क्या होगा, मोटिवेशन बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी भी एनहांस हो जाएगी। नेक्स्ट आता है गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस हेल्प मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ। एक अच्छा मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो होता है वो एक अच्छा वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस मेंटेन कर पाता है, विच इज क्रूशियल फॉर ओवरऑल वेलबींग, जो कि ओवरऑल वेलबींग के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड ऑप्टिमाइजिंग आउटकम। मैनेजमेंट क्या इंश्योर करता है कि रिसोर्सेज है वो एफिशिएंटली तरीके से यूज हो, जिससे कम से कम वेस्टेज हो और जो आउटकम है वो ज्यादा से ज्यादा आए।
ऑर्गेनाइजेशन आर स्ट्रक्चर टू एड्रेस एंड सॉल्व प्रॉब्लम वेदर दे आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कस्टमर और स्ट्रेटेजिक प्लान। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होती हैं कि वो प्रॉब्लम को एड्रेस कर सके और सॉल्व कर सकें, चाहे वो प्रोडक्शन से, कस्टमर सर्विस से या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी एंड एथिकल स्टैंडर्ड। तो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एडहेर टू रेगुलेटरी स्टैंडर्ड एंड एथिकल प्रैक्टिस व्हिच कंट्रीब्यूट टू अ फेयर एंड लॉफुल एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन को सारे रेगुलेटरी स्टैंडर्ड और एथिकल प्रैक्टिस को फॉलो करना चाहिए, जिससे क्या हो सके, फेयर एंड लॉफुल एनवायरनमेंट पे कंट्रीब्यूशन हो सके। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग दीज स्टैंडर्ड एंड इंश्योरिंग एथिकल बिहेवियर। जो मैनेजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इन सारे स्टैंडर्ड को इन्फोर्स करने के लिए और एथिकल बिहेवियर इंश्योर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी। तो ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन द क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ ये डिटरमाइन करती हैं कि किस क्वालिटी के और कितनी एक्सेसिबिलिटी के गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत है। इफेक्टिव मैनेजमेंट इंश्योर दैट कंज्यूमर नीड्स आर मीट एफिशिएंटली। जो एक अच्छा मैनेजमेंट होता है वो क्या इंश्योर करता है कि जो कंज्यूमर के नीड्स हैं वो एफिशिएंटली और रिस्पॉन्सिबली तरीके से मीट आउट की जा सके। गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस हेल्प बिल्ड ट्रस्ट विद कंज्यूमर, इन्फ्लुएंस ब्रांड रेपुटेशन एंड कस्टमर लॉयल्टी। जो एक अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिस होती है वो ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करती है, ब्रांड की रेपुटेशन को इन्फ्लुएंस करती है और कस्टमर लॉयल्टी को भी बढ़ा देती है। नेक्स्ट है ग्लोबल एंड लोकल इन्फ्लुएंस। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कैन इन्फ्लुएंस ग्लोबल मार्केट, ड्राइव इंटरनेशनल ट्रेड एंड अफेक्ट ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो ग्लोबल मार्केट्स को इन्फ्लुएंस कर पाती हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को ड्राइव कर पाती हैं और ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड से अफेक्ट नहीं होती हैं। स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटी, सपोर्टिंग लोकल इकोनॉमीज एंड प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका लोकल कम्युनिटीज के ऊपर ज्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है, वो लोकल इकोनॉमीज को सपोर्ट करती हैं और एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नेचर ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट का क्या नेचर होता है। सबसे पहले ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस होता है। तो मैनेजमेंट अप्लाई अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम बिजनेस टू नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। मैनेजमेंट जो है वो हर जगह पर जरूरी होता है, चाहे किसी भी कोई भी सेक्टर हो, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत होती है। मैनेजमेंट प्रैक्टिस एडेप्ट टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल नीड। जो मैनेजमेंट की प्रैक्टिस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, इतनी एडेप्टेबल होनी चाहिए कि अगर टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आए तो वो भी आसानी से चेंज हो जाए। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटिव फंक्शन होता है। तो मैनेजमेंट इंटीग्रेट वेरियस रिसोर्सेज, ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड मटेरियल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैनेजमेंट क्या करता है, जितने भी तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, चाहे ह्यूमन, फाइनेंशियल या मटेरियल रिसोर्स कोई सा भी हो, उसे इंटीग्रेट करता है, जिससे क्या हो पाता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट है इट अलाइन द एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड टीम टुवर्ड अ कॉमन पर्पस, इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी एंड कोहेरेंस। ये इंडिविजुअल के एफर्ट्स को और टीम के एफर्ट्स को एक कॉमन पर्पस के साथ टुवर्ड्स अलाइन कर पाता है, जिससे कंसिस्टेंसी बनी रहती है। नेक्स्ट आता है गोल ओरिएंटेड होता है। तो मैनेजमेंट फोकस ऑन अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट। मैनेजमेंट किस चीज पर फोकस करता है, जो भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है या रिजल्ट है उन्हें अचीव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है इट स्टेप टू ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज यूज एंड मीट टारगेट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ये किस चीज पर फोकस करता है कि रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है कि जो टारगेट्स हैं वो हमारे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली तरीके से पूरे किए जा सके। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस। तो मैनेजमेंट इज एन ongoing process involving planning, executing and monitoring. It doesn't have a endpoint, but it is a continuous and iterative process. क्या बोला है, मैनेजमेंट वो है एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग और मॉनिटरिंग चलती रहती है, ये कभी भी खत्म नहीं होती है, ये कॉन्टिन्यूअस और इटरेटिव प्रोसेस होता है। इट इन्वॉल्व रेगुलर असेसमेंट एंड एडजस्टमेंट टू रिस्पॉन्ड टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस। इसके अंदर आपके इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस में जो भी एडजस्टमेंट की जरूरत है वो एडजस्टमेंट हो जाती है। नेक्स्ट आता है पीपल सेंट्रिक। तो मैनेजमेंट इन्वॉल्व गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल टू परफॉर्म देयर बेस्ट। मैनेजमेंट के अंदर ये मैनेजमेंट गाइड करता है, मोटिवेट करता है, लीड करता है पीपल को, जिससे वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें। इट डील्स विद इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कम्युनिकेटिंग एंड टीम डायनेमिक। ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के साथ डील करता है, कम्युनिकेशन करता है और टीम डायनेमिक को इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजमेंट एंटेल मेकिंग डिसीजन दैट अफेक्ट द डायरेक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट के ही वो सारे डिसीजन लेता है
जिसकी वजह से जो एक डायरेक्शन होती है और परफॉर्मेंस होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो अफेक्ट होती है। इट इन्वॉल्व एनालाइजिंग सिचुएशन, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम एंड डेवलपिंग सॉल्यूशन। मैनेजमेंट और क्या करता है, प्रॉब्लम को एनालाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है और उसके सॉल्यूशन को भी डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो होता है प्लानिंग का। स्टेबलाइजिंग गोल्स एंड डिटरमाइनिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव देम। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, गोल्स को स्टेबलाइज करना और उनको गोल्स को अचीव करने के लिए जो हम बेस्ट पॉसिबल एक्शन ले सकते हैं उस ऑप्शन को डिटरमाइन या आइडेंटिफाई करना। क्रिएटिंग स्ट्रेटेजी एंड प्लान दैट आउटलाइन हाउ ऑब्जेक्टिव विल बी मीट। इसके अंदर और क्या करा जाता है, प्लानिंग के अंदर ऐसी स्ट्रेटेजीज और प्लान क्रिएट किए जाते हैं जिसकी मदद से जो ऑब्जेक्टिव है वो मीट आउट हो सके। नेक्स्ट आता है डिसाइडिंग हाउ रिसोर्सेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यूटिलाइज। प्लानिंग के अंदर और क्या होता है, ये डिसाइड करा जाता है कि रिसोर्सेज को किस तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है और किस तरीके से यूटिलाइज करना है। इन सारी चीजों से रिलेटेड प्लानिंग होती है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग, तो डिजाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिफाइनिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाना और उसके अंदर जो लोग हैं उनके रोल्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करना, वो कहलाता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। एलोकेटिंग टास्क एंड रिसोर्सेज इफेक्टिवली टू इंश्योर एफिशिएंट ऑपरेशन। इसके अंदर जो टास्क और रिसोर्सेज हैं उन्हें इस तरीके से एलोकेट करा जाता है कि जो ऑपरेशन है वो एफिशिएंटली पूरा किया जा सके। नेक्स्ट आता है वर्क फ्लो मैनेजमेंट, तो स्टेबलाइजिंग प्रोसीजर एंड सिस्टम फॉर इफेक्टिव टास्क एग्जीक्यूशन। जो प्रोसीजर है और सिस्टम है उन्हें इस तरीके से स्टेबलाइज करा जाता है कि जो टास्क है वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है लीडिंग और डायरेक्टिंग, तो इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉय टू वर्क टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। डायरेक्टिंग या लीडिंग का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के तरफ वर्क करें, उसको अचीव करने में हेल्प करें। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन, तो फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद इन द टीम एंड अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। लीडिंग के अंदर कम्युनिकेशन जो होता है वो इफेक्टिवली होना चाहिए जिससे क्या हो सके, टीम को और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसको भी कम्युनिकेशन होने की जरूरत है, मतलब इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उस तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर टू परफॉर्म। लीडिंग के अंदर और क्या होता है, आपका गाइडेंस प्रोवाइड करी जाती है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करा जाता है और दूसरों को इन्फ्लुएंस किया जाता है ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट फंक्शन आता है कंट्रोलिंग का, तो ट्रैकिंग एंड इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट सेट ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्ड। जो हमने स्टैंडर्ड या ऑब्जेक्टिव सेट करा है उसके अगेंस्ट परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, ट्रैक करना, वो कहलाता है कंट्रोलिंग। आइडेंटिफाइंग डेविएशन फ्रॉम प्लान एंड इम्प्लीमेंटिंग करेक्टिव मेजर। अब जब हमने परफॉर्मेंस को मेजर करा तो अगर उसमें कोई डेविएशन आया है तो उस डेविएशन को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसको करेक्ट करने के लिए प्लान्स बनाना, उन्हें इम्प्लीमेंट करना। यूजिंग फीडबैक टू इम्प्रूव प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस, और फीडबैक का यूज करना प्रोसेस और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ये सारा आता है आपका कंट्रोलिंग के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेटिंग का, तो इंश्योरिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर हार्मोनियसली। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग काम हो रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स में, वो सारे एक साथ एक ही डायरेक्शन में काम हो। कंबाइनिंग वेरियस एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। कोऑर्डिनेशन के अंदर और क्या करा जाता है, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उन्हें कंबाइन करा जाता है जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन की गोल की तरफ वर्क कर सके, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट आता है फंक्शन डिसीजन मेकिंग, तो इवैल्यूएटिंग इन्फॉर्मेशन एंड ऑप्शन टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। जितने भी हमारे पास ऑप्शन है उनको इवैल्यूएट करना डिसीजन लेने के लिए। असेसिंग पोटेंशियल रिस्क एंड डेवलपिंग स्ट्रेटेजी टू मिटिगेट देम। पोटेंशियल रिस्क को असेस करना और स्ट्रेटेजीज को बनाना जिससे उसे मिटिगेट किया जा सके, वो सारी चीजें आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनेजरल कॉम्पिटेंसीज। तो मैनेजरल कॉम्पिटेंसी आर द स्किल, नॉलेज एंड बिहेवियर दैट इनेबल मैनेजर टू परफॉर्म देयर रोल इफेक्टिवली एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैनेजरल कॉम्पिटेंसी क्या होती है, वो स्किल, नॉलेज और बिहेवियर जो एक मैनेजर को अपना रोल इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तरीके से परफॉर्म करने में मदद करती है, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। वो सारी जो स्किल, नॉलेज और बिहेवियर होते हैं वो कहलाती है मैनेजरल कॉम्पिटेंसीज। These competencies encourage a wide range of ability and trait that are crucial for successful management. इन competencies के अंदर काफी सारे traits और abilities आ जाती हैं जो कि एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट के लिए जरूरी होती हैं। कौन कौन सी स्किल होती हैं, सबसे पहले लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल के अंदर आपका आता है विजन एंड स्ट्रेटेजी।
एबिलिटी टू सेट अ क्लियर विजन एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन फॉर द टीम और ऑर्गेनाइजेशन और टीम के लिए क्लियर विजन और स्ट्रेटेजी सेट करना, मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग टीम मेंबर टू अचीव हाई परफॉर्मेंस एंड एम्बेरेस द ऑर्गेनाइजेशनल विजन। जो टीम के मेंबर है उन्हें मोटिवेट करना, इंस्पायर करना कि वो जो हाई परफॉर्मेंस है वो अचीव कर सके, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव किया जा सके। मेकिंग इन्फॉर्म्ड इफेक्टिव डिसीजन दैट अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऐसे डिसीजन लेना जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ अलाइन करें। नेक्स्ट आती है कम्युनिकेशन स्किल। तो इसमें क्या क्या चीज़ आ जाती है आपकी, कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन क्लियरली एंड इफेक्टिवली, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे क्लियरली और इफेक्टिवली तरीके से बताना। अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग व्हाट अदर आर सेइंग एंड रिस्पॉन्डिंग एप्रोप्रिएटली, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनना और उसके अकॉर्डिंग सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना। रीचिंग एग्रीमेंट एंड रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट थ्रू इफेक्टिव नेगोशिएशन टेक्निक के साथ एग्रीमेंट तक, एक एग्रीमेंट पर पहुंचना और कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना। नेक्स्ट आती है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग स्किल्स। तो इसमें डेवलपिंग अ लॉन्ग टर्म प्लान एंड स्ट्रेटेजीज दैट अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म प्लान्स डेवलप करना, स्ट्रेटेजीज डेवलप करना जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। एनालाइज कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, आइडेंटिफाइंग पैटर्न एंड मेकिंग डेटा ड्राइवन डिसीजन, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को एनालाइज करना और एक डेटा ड्राइव डिसीजन मतलब उससे रिलेटेड जो अप्रोप्रिएट डिसीजन हो वो डिसीजन लेना। जनरेटिंग न्यू आइडियाज एंड अप्रोच टू एड्रेस चैलेंज एंड सीज अपॉर्चुनिटीज, नए आइडियाज जनरेट करना, अपॉर्चुनिटीज को सीज करना मतलब टैकल करना, और जो भी चैलेंजेस हैं उन्हें एक तरीके से एड्रेस करना। नेक्स्ट आती है इंटरपर्सनल स्किल। इसमें आता है आपका अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू इमोशन एंड पर्सपेक्टिव ऑफ अदर, दूसरों के इमोशन और पर्सपेक्टिव पर सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना, उन्हें समझना। फोस्टरिंग कोलैबोरेशन एंड पॉजिटिव टीम एनवायरनमेंट, कोलैबोरेशंस बढ़ाना, एक पॉजिटिव टीम एनवायरनमेंट क्रिएट करना। मैनेजिंग एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट इफेक्टिवली टू मेंटेन अ हार्मोनियस वर्क एनवायरनमेंट, डिस्प्यूट्स को सही तरीके से मैनेज करना, रिजॉल्व करना जिससे क्या हो सके, जो वर्क एनवायरनमेंट है वो हार्मोनियस हो सके, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो इवेल्युएटिंग सिचुएशन लॉजिकली एंड मेकिंग रीजन जजमेंट, सिचुएशन को लॉजिकली इवेल्युएट करना और एक सही जजमेंट बनाना। अप्लाइंग क्रिएटिव थिंकिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड ओवरकम ऑब्स्टेकल, क्रिएटिव थिंकिंग को अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना और ऑब्स्टेकल को ओवरकम करना। फाइंडिंग एंड यूटिलाइजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली टू एड्रेस इशू, जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए सही रिसोर्सेज को फाइंड करना और उन्हें इफेक्टिवली यूज करना। नेक्स्ट आती है टाइम मैनेजमेंट स्किल। इसके अंदर आ जाती है आइडेंटिफाइंग एंड फोकसिंग ऑन टास्क दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, ऐसे टास्क को आइडेंटिफाई करना और उस पर फोकस करना जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। असाइनिंग टास्क अप्रोप्रिएटली टू टीम मेंबर एंड इंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम, जो टास्क है वो टीम मेंबर को सही तरीके से असाइन करना और ये इंश्योर करना कि वो टाइमली कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली टू कंप्लीट टास्क एंड मीट डेडलाइंस, टाइम को इफेक्टिवली तरीके से मैनेज करना है जिससे क्या हो सके, टास्क कंप्लीट हो सके और डेडलाइन मीट आउट की जा सके। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल एक्यूमेन। तो इसमें आ जाती है आपकी क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग बजट टू इंश्योर फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली, बजट क्रिएट करना, उन्हें मैनेज करना जिससे ये रहे कि हाँ जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तरीके से यूज हुए हैं। नेक्स्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट टू मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल हेल्थ, कॉस्ट को मॉनिटर करना, कंट्रोल करना जिससे क्या हो, फाइनेंशियल हेल्थ बनी रहे, प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे। इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डेटा टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन एंड स्ट्रेटेजी, फाइनेंशियल डाटा का को इस तरीके से इंटरप्रेट करना आना चाहिए जिससे क्या हो, एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके और अच्छी स्ट्रेटेजीज क्रिएट की जा सके। नेक्स्ट आता है चेंज मैनेजमेंट की स्किल। तो एडजस्टिंग टू चेंज इन एनवायरनमेंट, मार्केट और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अगर एनवायरनमेंट में चेंज है, मार्केट में चेंज है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में चेंज है तो एबिलिटी होनी चाहिए कि उससे एडजस्ट कर सके, एडेप्ट कर सके। लीडिंग एंड मैनेजिंग द प्रोसेस चेंज टू इंश्योर स्मूथ ट्रांजिशन, जो चेंज का प्रोसेस है उसे लीड करे जिससे क्या हो, ट्रांजिशन आसानी से हो जाए, चेंजेस आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाए। मेंटेनिंग इफेक्टिवनेस एंड फोकस ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ चेंज और अनसर्टेनिटी, इफेक्टिवनेस मेंटेन करके रखना एंड फोकस ड्यूरिंग टाइम ऑफ चेंज और अनसर्टेनिटी, चेंज के टाइम पर और अनसर्टेनिटी के टाइम पर फोकस बनाए रखना, ये सारी स्किल होनी चाहिए। उसके अलावा टेक्निकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए, मतलब अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक इंडस्ट्री और सेक्टर इन विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट, जो ऑर्गेनाइजेशन जिस भी इंडस्ट्री में, जिस भी
इंडस्ट्री में ऑपरेट हो रही है उसकी स्पेसिफिक नॉलेज होना, हैविंग रेलेवेंट टेक्निकल स्किल एंड नॉलेज नेसेसरी फॉर मैनेजमेंट रोल के लिए जो भी नेसेसरी स्किल और टेक्निकल नॉलेज की जरूरत हो वो नॉलेज होना, आइडेंटिफाइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इम्प्रूवमेंट इन प्रोसेस एंड सिस्टम, प्रोसेस और सिस्टम के अंदर इम्प्रूवमेंट की अगर जरूरत है तो उसे आइडेंटिफाई करना और इम्प्रूवमेंट को इम्प्लीमेंट करना। इसके अलावा एथिक एंड इंटीग्रिटी से रिलेटेड स्किल, तो मेकिंग डिसीजन दैट अलाइन विद एथिकल स्टैंडर्ड एंड ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू, ऐसे डिसीजन लेना जो कि एथिकली स्टैंडर्ड के साथ हो और ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू के अकॉर्डिंग हो। बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट इन कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में और कम्युनिकेशन में ओपन रहना और ऑनेस्ट रहना। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस एक्शन एंड डिसीजन एंड होल्डिंग अदर अकाउंटेबल, किसी के एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और दूसरे के लिए अकाउंटेबल रहना, ये स्किल होनी चाहिए। फिर आती है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, तो इसमें प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड ओवरसीइंग प्रोजेक्ट टू इंश्योर दे आर कंप्लीटेड सक्सेसफुली, प्रोजेक्ट को प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, ओवरसी करना जिससे वो टाइमली कंप्लीट हो सके। एफिशिएंटली एलोकेट रिसोर्स सच एज पर्सन, टाइम एंड मटेरियल, रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट करना आना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग द इंटर रिलेशनशिप एंड डिपेंडेंसी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन किसकी क्या इंटर रिलेशनशिप है और कौन किस पर डिपेंडेंट है, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होना, उसे मैनेज करना। नेक्स्ट आती है कस्टमर ओरिएंटेशन स्किल, तो अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर और क्लाइंट की नीड को समझना, उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना। नेक्स्ट, इंश्योरिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ कस्टमर सर्विस एंड सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सर्विस और सेटिस्फेक्शन का हाई स्टैंडर्ड इंश्योर करना। नेक्स्ट, यूजिंग कस्टमर फीडबैक टू इम्प्रूव प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विस प्रोसेस की से रिलेटेड जो भी फीडबैक हो उसके अकॉर्डिंग उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, तो ये स्किल्स कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए एक मैनेजर के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा ओनरशिप फॉर्म। ओनरशिप फॉर्म और बिजनेस स्ट्रक्चर भी हम इसे कहते हैं, रेफर्स टू वेरियस वेज विच आर बिजनेस कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एंड ओन्ड। ये वो तरीके होते हैं जिस तरीके से एक बिजनेस ओन्ड हो सकता है या ऑर्गेनाइज हो सकता है। ईच फॉर्म हैज डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इम्पैक्ट एवरीथिंग फ्रॉम लायबिलिटी एंड टैक्सेशन टू कंट्रोल एंड फाइनेंसिंग। जितनी भी ये फॉर्म है सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, अलग एडवांटेज है, अलग डिसएडवांटेज है और इनकी जो लायबिलिटी है वो भी अलग होती है, टैक्सेशन का जो तरीका होता है वो भी अलग होता है। पहला आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, तो अ बिजनेस ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, एक ऐसा बिजनेस जो कि ओन्ड एंड ऑपरेट होता है सिंगल इंडिविजुअल से, वो कहलाता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके एडवांटेजेस में क्या किया जाता है, सिंप्लिसिटी, इजी टू सेटअप एंड मैनेज विद मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ये आसानी से सेटअप किया जा सकता है, आसानी से मैनेज किया जा सकता है, ज्यादा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती है। कंट्रोल, द ओनर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर ऑल द डिसीजन, जो ओनर होता है उसी का कंट्रोल होता है सारे डिसीजन पर। टैक्स बेनिफिट, प्रॉफिट आर टैक्स्ड ओनली वंस एज पर्सनल इनकम, जो प्रॉफिट होता है इसका वो एज अ पर्सनल इनकम टैक्स होता है। डिसएडवांटेज हो जाते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो द ओनर इज पर्सनली लाइबल फॉर ऑल डेट एंड ऑब्लिगेशन, सारे डेट और ऑब्लिगेशन के लिए ओनर खुद लाइबल होता है। लिमिटेड कैपिटल होते हैं, रेजिंग फंड कैन बी चैलेंजिंग इन रिलायंस ऑन पर्सनल रिसोर्सेज, फंड रेज करना इसमें चैलेंजिंग होता है क्योंकि एक सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल होता है। लॉन्गेविटी, द बिजनेस में सीज टू एग्जिस्ट इफ ओनर डाइज और विड्रॉज, अगर ओनर की डेथ हो जाती है या वो बंद कर देता है तो बिजनेस भी बंद हो जाता है। नेक्स्ट आती है सेकंड फॉर्म हमारी पार्टनरशिप, तो अ बिजनेस ओन्ड बाय टू और मोर इंडिविजुअल हु शेयर प्रॉफिट लॉस एंड मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटीज, एक ऐसा बिजनेस जो दो या दो से ज्यादा लोगों के द्वारा चलाया जाता है, ओन किया जाता है, जो कि प्रॉफिट लॉस और मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटीज को शेयर करते हैं, वो कहलाती है पार्टनरशिप। दो तरीके की होती है, जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। ऑल पार्टनर मैनेज द बिजनेस एंड पर्सनली लायबल फॉर इट्स डेट, सारे जो पार्टनर होते हैं वो बिजनेस को मैनेज करें और डेट के लिए पर्सनली लायबल हो, वो कहलाती है जनरल पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप इंक्लूड जनरल पार्टनर एंड लिमिटेड पार्टनर, जो लिमिटेड पार्टनरशिप होती है उसमें जनरल पार्टनर भी होते हैं और लिमिटेड पार्टनर भी होते हैं, मतलब जनरल पार्टनर में सारी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और सारी लाइबिलिटी भी वो उनके ऊपर होती है। लिमिटेड पार्टनर के अंदर जो लाइबिलिटी होती है वो उनकी इन्वेस्टमेंट की लिमिट तक लिमिट होती है। एडवांटेज क्या हो जाते हैं, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग आर शेयर्ड अमंग पार्टनर, जो मैनेजमेंट होता है और डिसीजन मेकिंग होती है पार्टनरशिप की वो शेयर होती है पार्टनर्स के बीच में। रिसोर्स पूलिंग, तो इजियर टू रेज कैपिटल एंड लिवरेज ड्राइव स्किल एंड एक्सपर्टीज, ज्यादा कैपिटल रेज कर पाते हैं ये क्योंकि काफी सारे पार्टनर होते हैं।
टैक्स बेनिफिट प्रॉफिट एंड लॉस पास थ्रू टू पार्टनर पर्सनल टैक्स रिटर्न। जो प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं वो पार्टनर की पर्सनल टैक्स रिटर्न के अंदर टैक्स होते हैं। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस। तो जॉइंट लाइबिलिटी, जनरल पार्टनर हैव अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी। जो जनरल पार्टनर होते हैं उनकी जो पर्सनल लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है इसके अंदर। डिस्प्यूट कन्फ्लिक्ट अमंग पार्टनर कैन रेज पोटेंशियल अफेक्टिंग बिजनेस ऑपरेशन। पार्टनर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वो एक बिजनेस ऑपरेशन को अफेक्ट करता है। कॉम्प्लेक्सिटी मोर कॉम्प्लेक्स टू सेटअप देन अ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड रिक्वायर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, जितनी आसानी से सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो जाती है बट ये नहीं होती है, इसके लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है। थर्ड टाइप की आती है कॉर्पोरेशन। तो अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर विच इज ओन्ड बाय शेयर होल्डर। एक ऐसी लीगल एंटिटी जो अपने ओनर से अलग होती है और जो कौन ओन करते हैं उसके शेयर होल्डर उसे ओन करते हैं, मतलब उसके ओनर होते हैं। टाइप होते हैं इसके सी कॉर्पोरेशन, एस कॉर्पोरेशन। सी कॉर्पोरेशन आर ट्रेडिशनल कॉर्पोरेशन वेयर प्रॉफिट आर टैक्स्ड सेपरेटली फ्रॉम इट्स ओनर। सी कॉर्पोरेशन क्या होते हैं, वो ट्रेडिशनल कॉर्पोरेशन जहाँ पर जो प्रॉफिट है वो अपने ओनर से अलग टैक्स होते हैं। एस कॉर्पोरेशन ऑफर पास थ्रू टैक्सेशन वेयर प्रॉफिट और लॉस रिपोर्टेड ऑन शेयर होल्डर पर्सनल टैक्स रिटर्न। एस कॉर्पोरेशन वो कॉर्पोरेशंस होती हैं जिसमें जो प्रॉफिट और लॉस होते हैं वो शेयर होल्डर की रिटर्न के अंदर टैक्स होते हैं। एडवांटेज क्या होते हैं इसकी, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो जो शेयर होल्डर है उनकी लाइबिलिटी उनके जितना शेयर की वैल्यू होती है उस तक लिमिटेड होती है। कैपिटल रेजिंग इजियर टू रेज कैपिटल थ्रू द सेल ऑफ स्टॉक। स्टॉक बेचकर आसानी से कैपिटल को रेज किया जा सकता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है। द कॉर्पोरेशन कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन ओनरशिप और मैनेजमेंट। ओनरशिप और मैनेजमेंट में चाहे कोई भी चेंज है, जो कॉर्पोरेशन है, कंपनी है, वो चलती ही रहती है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट। तो मोर कॉम्प्लेक्स टू स्टेबलाइज एंड ऑपरेट विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड फॉर्मेलिटीज। काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है इसे स्टेबलाइज करना, ऑपरेट करना, क्योंकि काफी सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और फॉर्मेलिटीज की जरूरत पड़ती है। फिर आता है डबल टैक्सेशन। तो प्रॉफिट में भी टैक्स ट्वाइस एट द कॉर्पोरेट लेवल एंड देन एट शेयर होल्डर लेवल व्हेन डिविडेंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड। जो प्रॉफिट होता है वो दो बार टैक्स हो जाता है इसके अंदर, जब कॉर्पोरेशन का प्रॉफिट होता है तब, और जब वो प्रॉफिट को हम एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो वो शेयर होल्डर के रिटर्न में भी टैक्स हो जाता है। रेगुलेशन सब्जेक्ट टू मोर गवर्नमेंट ओवरसाइट एंड रेगुलेशन। काफी सारी गवर्नमेंट ओवरसाइट रहती है और गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट आता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। A hybrid business structure that combine element of both cooperation and partnership। एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर जिसके अंदर पार्टनरशिप और कॉपरेशन दोनों के बेनिफिट होते हैं, उसे कहा जाता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, मतलब जो ऑनर होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं पर्सनल लायबिलिटी फ्रॉम बिजनेस डेट। उनकी जो लायबिलिटी होती है उनके शेयर की वैल्यू तक लिमिटेड होती है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर, ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन विद फ्यूअर फॉर्मेलिटी देन कॉपरेशन। मतलब जो मैनेजमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है मैनेजमेंट में, और काफी कम फॉर्मेलिटीज फॉलो करनी पड़ती हैं एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेशन। टैक्स ऑप्शन में कैन चूज बिटवीन बीइंग टैक्स्ड एज सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन। जो एलएलपी होती है वो चूज कर सकती है कि उसे किस तरीके से टैक्सेशन करना है, सोल प्रोप्राइटरशिप के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग या कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग। डिसएडवांटेज क्या हो जाते हैं, वेराइड रेगुलेशन होती है। तो स्टेट लॉ वेराई विच कैन अफेक्टेड एलएलसी फॉर्मेशन एंड ऑपरेशन। स्टेट लॉ सारे अलग अलग होते हैं, तो उसके वजह से कई बार क्या होता है, किसी स्टेट में एलएलपी किस तरीके से फॉर्म होगी, ऑपरेट होगी, वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स। तो मेंबर कैन बी सब्जेक्ट टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स ऑन प्रॉफिट। जो मेंबर होते हैं उनके ऊपर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स लगता है उनके प्रॉफिट पर। कॉम्प्लेक्सिटी, तो रिक्वायर मोर पेपर वर्क एंड फॉर्मेलिटी कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। तो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप से ज्यादा थोड़ी फॉर्मेलिटी होती है बट कॉर्पोरेशन से कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ टाइप की आती है हमारी कॉपरेटिव्स। तो अब बिजनेस ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फॉर म्यूचुअल बेनिफिट विद ईच मेंबर हैविंग अ इक्वल से इन डिसीजन मेकिंग। एक ऐसा बिजनेस जो कि ओन्ड एंड ऑपरेट कौन करते हैं, कुछ इंडिविजुअल करते हैं म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, जिसके अंदर जो इतने भी मेंबर होते हैं उनका इक्वल एक तरीके से शेयर होता है। एडवांटेज क्या होता है, मेंबर का कंट्रोल होता है। तो ईच मेंबर हैज वोट इन बिजनेस डिसीजन प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। जितने भी मेंबर होते हैं उन सभी का राइट टू वोट होता है बिजनेस के अंदर डिसीजंस में। शेयर्ड बेनिफिट होते हैं। तो प्रॉफिट एंड बेनिफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर बेस्ड ऑन देयर पार्टिसिपेशन और यूज ऑफ कोऑपरेटिव। जो प्रॉफिट और बेनिफिट होते हैं वो मेंबर के पार्टिसिपेशन के बेसिस पर और कोऑपरेटिव में पार्टिसिपेशन के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं।
टैक्स एडवांटेज रहता है तो मे बेनिफिट फ्रॉम फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट डिपेंडिंग ऑन ज्यूरिडिक्शन एंड टाइप ऑफ कोऑपरेटिव, किस टाइप की ज्यूरिडिक्शन में और किस कोऑपरेटिव में, उस तरीके से उसे टैक्स बेनिफिट का भी फायदा मिल जाता है। डिसएडवांटेजेस में डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग कैन बी स्लोअर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू नीड फॉर कॉन्शियस अमंग मेंबर। जो डिसीजन मेकिंग होती है इसके अंदर वो थोड़ी सी स्लोअर हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है क्योंकि सभी मेंबर की कंसेंट चाहिए होती है। कैपिटल रेजिंग में फेस चैलेंज इन रेजिंग कैपिटल कंपेयर टू अदर फॉर्म, इसके अंदर कैपिटल रेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस। मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी कॉम्प्लेक्स टू मैनेज ड्यू टू कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर एंड मेंबर इन्वॉल्वमेंट। मेंबर इन्वॉल्वमेंट और कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर की वजह से इसे मैनेज करना थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नेक्स्ट आता है जॉइंट वेंचर, अ बिजनेस अरेंजमेंट वेयर टू और मोर parties collaborate on a specific project or business activity while retaining their separate identity। जॉइंट वेंचर क्या होता है, दो कॉर्पोरेशंस या दो कोई भी कंपनीज जब एक साथ मिल जाएं किसी प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन वो उनकी जो सेपरेट आइडेंटिटी है वो अलग ही ऑपरेट होती रहेगी, ये किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए एक हो जाए तो उसे कहा जाता है जॉइंट वेंचर। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, सबसे पहले शेयर्ड रिसोर्सेज होता है, तो पार्टनर कैन पूल रिसोर्सेज एक्सपर्टीज एंड टेक्नोलॉजी। जो भी पार्टनर्स है इसके अंदर वो सारे अपने रिसोर्सेज एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी को इसके अंदर पूल करते हैं, मतलब लेकर आते हैं। रिस्क शेयरिंग रहती है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड शेयर्ड अमंग पार्टीज इन्वॉल्व, जो पार्टीज इन्वॉल्व है वो रिस्क और रिवॉर्ड दोनों चीजें शेयर करती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, तो ऑफन फॉर्म फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और टाइम पीरियड अलाउइंग फॉर फ्लेक्सिबिलिटी अरेंजमेंट, ये जो किस लिए ज्यादातर फॉर्म होते हैं, किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए फॉर्म होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, लिमिटेड कंट्रोल होता है, तो ईच पार्टी में हैव लेस कंट्रोल ओवर द वेंचर देन दे वुड इन देयर ओन बिजनेस। सभी का कम कंट्रोल होता है एज कंपेयर टू देयर ओन बिजनेस इसके अंदर जो जॉइंट वेंचर होते हैं। डिस्प्यूट्स, तो पोटेंशियल फॉर कंफ्लिक्ट बिटवीन पार्टीज रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, जो पार्टनर है इसके अंदर उनके बीच में कंफ्लिक्ट हो सकता है डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी कॉम्प्लेक्स टू नेगोशिएट एंड मैनेज द टर्म्स ऑफ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के टर्म्स को नेगोशिएट करना और मैनेज करना कई बार कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम यही स्टॉप करेंगे। यहाँ तक हमने बिजनेस फॉर्म्स के बारे में देख लिया और इससे ऊपर का जो भी कंटेंट था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ से जिसमें हमें बिजनेस फॉर्मेट से आगे का कंटेंट देखना है। होप तो आप सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।